सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of Warrior Information #FYI, जहां आज हम नजर डालेंगे 8 अप्रैल के इतिहास पे। जी हाँ, 8 अप्रैल की हिस्ट्री, क्या घटा था, क्या हुआ था ऐसा, जिसको रखना है हमें ध्यान। और इसी चर्चा में हमेशा की तरह बने हुए हैं हिस्ट्री गुरु हमारे साथ, जिनसे करेंगे हम बात 8 अप्रैल की चर्चा के बारे में। तो लेट्स प्रोसीड विद द पार्ट एंड लेट्स लुक अपॉन टू द फर्स्ट इवेंट विच हेल्ड इन द ईयर 1950। यस, 1950 was the year when India and पाकिस्तान साइन द लिकत-नेहरू पैक्ट। अब बात अगर यहाँ पे करें 8 अप्रैल के दिन 1950 में ये एक सिग्नेचर हुआ है, तो बेसिकली सर ये लिकत-नेहरू पैक्ट क्या था? जी, अगर हम लियाकत-नेहरू पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर आप पैक्ट देख पा रहे हैं इसे हम दिल्ली पैक्ट यानी कि दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते थे। अच्छा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और डिटेलिंग में यहाँ पर जाना चाहूंगा कि बात करूं अगर 8 अप्रैल 1950 की, तो द ट्रीटी वाज साइन इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में ये पर्टिकुलर जो ट्रीटी थी, ये समझौता था, वह साइन हुआ था। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर साइन को, इस पर्टिकुलर पैक्ट को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। बाय द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ लियाकत अली खान। तो उस समय जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान और भारत के जो प्रधानमंत्री थे उस समय जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ही लोगों के बीच में पर्टिकुलर ट्रीटी साइन हुई थी। और इस पर्टिकुलर ट्रीटी में ये इस बात पर जोर दिया गया था कि बंटवारे के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान गए और जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, तो उन लोगों की जो जमीनें हैं, उन लोगों की जो जायदाद है, उन लोगों की जो संपत्तियां हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज में रह गई हैं, उनका जो हम एक तरह से कह सकें उनका स्थानांतरण या उनको उन्हीं पर्टिकुलर लोगों को सौंप दिया जाए या उनको वापस किया जाए। इस तरह के मुद्दों से जुड़ी हुई ट्रीटी थी जो कि सुनिश्चित करती थी कि जिन लोगों की संपत्ति है जो पाकिस्तान जा चुके हैं या हिंदुस्तान आ चुके हैं, उन्हें वापस की जाए। तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर फैक्ट पर यह द्विपक्षीय समझौता हुआ था लियाकत अली खान और जवाहरलाल नेहरू के बीच आज ही के दिन 1950। बिल्कुल। आगे बात करेंगे 1929 की। 8 अप्रैल का ही दिन था। एट द दिल्ली सेंट्रल असेंबली भगत सिंह एंड अगर बात की जाए तो बटुकेश्वर दत्त थ्रो हैंडआउट्स एंड बॉम्ब्स एंड वर अरेस्टेड। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर बात किया है कि दिल्ली जो सेंट्रल असेंबली थी वहां पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का जो हैंडआउट्स और जो बम वगैरह फेंके गए थे उसके लिए पर्टिकुलर अरेस्ट किया गया था। तो हम सभी ये सब जानते हैं कि भारतीय आजादी के आंदोलन में हमारे जो क्रांतिकारी युवा थे उन्होंने भी अपना योगदान दिया था। तो कहीं ना कहीं जब अगर हम बात करें इन क्रांतिकारियों को आतंकवादी के नाम से पुकारा जाने लगा, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपना संदेश देने के लिए सामने आना पड़ा। और दिल्ली में अगर हम बात करें वहां पर जब सेंट्रल असेंबली चल रही थी तो वहां पर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह पहुंच गए, जिनके हाथ में कुछ हैंडआउट्स और एक देसी बॉम्ब भी थे जो कि उन्होंने अगर मैं बात करूं वहां पर 2 देसी बॉम्ब का प्रयोग करके उन्होंने देसी बॉम्ब को फेंका, लेकिन जानबूझकर ऐसी खाली जगह पर फेंका ताकि किसी को कष्ट ना हो, किसी को नुकसान ना पहुंचे, किसी की जान ना जाए। और जी हाँ, बॉम्ब फेंकने के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई और उन्होंने कुछ हैंडआउट्स भी वहां पर उछालकर फेंकना शुरू कर दिए जिस पर लिखा था कि धमाके की अगर हम बात करें कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इंकलाब जिंदाबाद, उन पेपर्स पर लिखा था। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार ने क्रांतिकारियों के लिए जो जनता में एक दूसरी तरह की भावना बना दी थी कि वह आतंकवादी हैं, ना कि किसी आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं किसी को तो सामने आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो बहरे थे, जिन्हें जो आपके क्रांतिकारी थे उनके काम सुनाई नहीं दे रहे थे, दिखाई नहीं दे रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने बम फेंके, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। और कहीं ना कहीं इसी के लिए उन्होंने ये पर्टिकुलर जो पूरा जो हम बात करें इस पर्टिकुलर इवेंट की बात करें, घटना बिल्कुल 8 अप्रैल के दिन ही ये घटना 1929 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं बर्थडेज की बात करते हैं। 8 अप्रैल को किसके जन्मदिन होते हैं? तो फर्स्ट पर्सनालिटी विच वी हैव दैट इज कोफी आनन। 1938 वाज द ईयर व्हेन ही वाज बोर्न। 8 अप्रैल के ही दिन। और कोफी आनन की अगर हम बात करें तो सर ये कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस के जुड़े हुए कहीं एक पर्सनालिटी है। बिल्कुल, कोफी अन्नान की हम बात करें तो बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि यूनाइटेड नेशन से जुड़े रहे हैं, बिल्कुल कोफी अन्नान साहब का जो रुतबा है वह यूनाइटेड नेशन से ही बनता है। जाने माने नेता है। अगर हम यहाँ पर बात करें उनके बारे में, आज ही के दिन 8 अप्रैल 1938 को इनका जन्म हुआ था। थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर जाना चाहें तो ये एक घाना के नागरिक हैं। अगर हम बात करें किस पर्टिकुलर कंट्री से जुड़े हुए हैं, तो जी हाँ, घाना कंट्री से आते हैं, घाना कंट्री से बिलोंग करते हैं। कोफी अन्नान सर्व्ड एज द 7th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन फ्रॉम द 1997 टू 2006, यानी कि 1997 से लेकर सन 2006 तक वह यूएन के एज अ सेक्रेटरी जनरल के तौर पर कार्य करते रहे। ऐसे 7वें सेक्रेटरी जनरल रहे और अपने कार्यों के लिए उन्हें और यूनाइटेड नेशंस को वेयर द को रेसिपिएंट टू द 2001 द नोबेल पीस प्राइज,
यानी कि 2001 में जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया था उसमें कंबाइन यानी कि यूनाइटेड नेशंस और कोफी अन्नान साहब दोनों को संयुक्त रूप से अगर हम बात करें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अपने कार्यों के लिए। तो जी हाँ, एक तरह से नोबेल पीस प्राइज विनर भी हैं। सन 2001 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जाने माने एक पर्सनालिटी हैं यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई और दुनिया भर में शांति के लिए काम कर चुके हैं कोफी अन्नान साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे बात करें दूसरी अगर डेथ पर्सनालिटीज की, किनकी पुण्यतिथि होती है 8 अप्रैल को। तो फर्स्ट पर्सनालिटी विच वी हैव दैट इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 1894 वाज द ईयर व्हेन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय डाइड। देहांत हुआ था, इनका निधन हुआ था आज ही के दिन। तो कौन थे ये? बिल्कुल, अगर हम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब की बात करें तो इनको एक दूसरे नाम से यानी बंकिम चंद्र चैटर्जी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों नाम एक ही हैं। बिल्कुल, इनका आज ही के दिन अगर हम बात करें 8 अप्रैल 1894 को अगर हम बात करें इनका देहांत हुआ था। लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन पे यहाँ पर करना चाहूंगा। इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 27 जून 1838 बंगाल प्रांत में। जी हाँ, एंड ही वाज अ बंगाली राइटर, हम सभी जानते हैं, पोएट एंड जर्नलिस्ट। जी हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा जो उनका नाम विख्यात है, जिस नाम के लिए एक तरह से उनकी लोकप्रियता बनती है, वह इस प्रकार बनती है कि ही वॉज द कंपोजर ऑफ इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। तो भारत का जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसके कंपोजर यानी कि उसके रचयिता भी बंकिम चंद्र चैटर्जी ही हैं। तो बिल्कुल जाने माने पत्रकार थे, जाने माने राइटर थे, पोएट थे। बंकिम चंद्र चैटर्जी का आज ही के दिन निधन हुआ था कलकत्ता में 1894 में। बिल्कुल। आगे बात करेंगे मंगल पांडे की। तो 1857 को इनका निधन हुआ, देहांत हुआ। सिपॉय म्यूटिनी से जुड़े मंगल पांडे जी का देहांत भी आज ही के दिन हुआ। जी हाँ, जैसा कि हमने 29 मार्च के दिन जो FYI का सेशन डिस्कस किया था उसके बारे में भी हमने आपको बताया था कि 29 मार्च 1857 की अगर हम बात करें वह यही वो दिन था जब उन्होंने म्यूटिनी करना शुरू किया था, हल्ला बोला था अंग्रेजी सत्ता के विरोध में और चर्बी वाले कारतूसों को यूज करने से मना कर दिया था। तो आज ही के दिन 8 अप्रैल 1857 को उनके इस वर्क के लिए उन्हें एक तरह से फांसी की सजा दी गई थी। तो आज ही के दिन उन्हें अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी। और अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 19 जुलाई 1827, नागवा विलेज था, बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो एक तरह से 1857 की क्रांति के जनक माने जाते हैं। मंगल पांडे जाने माने एक तरह से विद्रोही नेता थे जिन्होंने भारतीय सैनिकों को एकजुट किया कि वह अंग्रेजों से आजादी पा सकते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ, देखेंगे FYI क्वेश्चन बैंक में किस तरीके के क्वेश्चंस आज ऐड ऑन होते हैं। तो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम बिंदु कौन सा है? बिल्कुल, ऑप्शंस की अगर हम यहाँ पर बात करें, फर्स्ट वन इज माउंट किलिमंजारो, नेक्स्ट वन इज माउंट मैकिनले, थर्ड वन इज माउंट एल्ब्रस एंड लास्ट वन इज माउंट एवरेस्ट। सो हियर इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी माउंट मैकिनले। जी, मैकिनले की अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो माउंट मैकिनले जो है वह नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसके साथ अगर हम माउंट किलिमंजारो की बात करें तो माउंट किलिमंजारो जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है यानी अफ्रीकी जो महाद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। हम सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट भारतीय यानी एशिया की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की भी सबसे जो ऊंची चोटी है वह माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट 8848 यानी 8848 की अगर हम बात करें मीटर से भी ज्यादा है। और माउंट एल्ब्रस की अगर हम बात करें तो माउंट जो एल्ब्रस है आपका वह यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर है। तो यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एल्ब्रस है। किलिमंजारो अफ्रीका से जुड़ा हुआ है, एशिया से जुड़ा हुआ है एवरेस्ट, और माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट वन, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? जी हाँ, ऑप्शन आपके सामने, फर्स्ट वन इज मार्स यानी कि मंगल, नेक्स्ट वन इज जुपिटर यानी कि बृहस्पति, थर्ड वन इज वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, लास्ट वन इज अर्थ यानी कि पृथ्वी। सो हियर इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी वीनस। जी हाँ, शुक्र ग्रह प्लैनेट की अगर हम बात करें तो यह जो हमारा सौरमंडल है उसका सबसे गर्म ग्रह है। जी हाँ, सबसे गर्म यानी सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है और यह इसका जो आकार है, साइज है, पृथ्वी के बराबर है, इसीलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपब्लिक डे परेड स्टार्ट्स फ्रॉम। गणतंत्र दिवस की परेड कहाँ से शुरू होती है? बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां पर अगर ऑप्शन की बात करें, रेड फोर्ट से स्टार्ट होती है यानी कि लाल किले से, इंडिया गेट से, राष्ट्रपति भवन से, या फिर विजय चौक से। सो हियर इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति भवन। जी हाँ, तो हम बात करें रिपब्लिक डे परेड की अगर हम बात करते हैं, जो कि भारत का एक अद्भुत प्रदर्शन होता है अपनी शक्ति को लेकर। दुनिया को हम दिखाते हैं कि आज के दिन हम गणतंत्र हुए थे और अपनी शक्ति का भव्य प्रदर्शन करते हैं, जिसकी शुरुआत अगर हम बात करें, इसकी जो शुरुआत होती है वह होती है राष्ट्रपति भवन से, और इसका जो अगर हम बात करें परेड जो समाप्त होती है वह होती है लाल किले में। बिल्कुल। बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट वन,
Which of the following was the first vice president of India and second president of India? निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे? जी हाँ, ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट वन इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेक्स्ट वन इज सर्वपल्ली राधाकृष्णन, थर्ड वन इज संजीव कुमार, लास्ट वन इज डॉक्टर जाकिर हुसैन। So here is the answer, ऑप्शन नंबर बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बिल्कुल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो भारतीय आजादी आंदोलन से भी जुड़े रहे, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और अगर हम बात करें भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति चुने गए। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Where is the लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन लोकेटेड? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? बिल्कुल, ऑप्शन शहरों के आपके सामने है। फर्स्ट वन इज ग्वालियर, नेक्स्ट वन इज पटियाला, थर्ड वन इज चेन्नई, लास्ट वन इज जमशेदपुर। So here is the answer, ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर। जी हाँ, ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश। तो ग्वालियर के मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में यह पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट स्थित है। जैसा कि हमने पिछली बार भी कुछ ऐसे ही इंस्टीट्यूट डिस्कस किए थे। रिसर्च सेंटर की जो लोकेशन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को याद रखिएगा। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The thermal power plant of Bokaro is located in? बोकारो ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? बिल्कुल, अगर हम स्टेट्स की बात करें, फर्स्ट वन इज बिहार, नेक्स्ट वन इज छत्तीसगढ़, थर्ड वन इज झारखंड एंड लास्ट वन इज ओडिशा। So here is the answer, ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। जी हाँ, झारखंड में बोकारो नाम की जगह पर ही बोकारो स्टील प्लांट को स्थापित किया गया, जो कि स्टील के प्रोडक्शन के लिए सबसे बड़े अगर हम बात करें संयंत्रों में से एक है। अगर हम बात करें, माफी चाहूंगा, ताप विद्युत संयंत्र है। तो बिल्कुल यहाँ पर सबसे ज्यादा बिजली वगैरह प्रोड्यूस की जाती है बोकारो झारखंड में। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Where is the डल लेक लोकेटेड? डल झील कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल, राज्यों की जो आंसर्स है, विकल्प है, वो आपके सामने। फर्स्ट वन इज जम्मू एंड कश्मीर, नेक्स्ट वन इज ओडिशा, थर्ड वन इज असम एंड लास्ट वन इज गुजरात। So here is the answer, ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल, डल लेक, जो कि अगर हम बात करें पर्यटकों का भी एक बहुत ही फेमस लेक है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो हम बात करें अट्रैक्शन करते हैं, वह करते हैं शिकारा। जी हाँ, शिकारा नाम की जो नावें होती हैं वह डल झील में ही चलाई जाती हैं, जो कि पर्यटकों को काफी आकर्षित करती हैं। तो डल लेक जम्मू कश्मीर राज्य में ही स्थित है। चलिए, बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Whom did शाह आलम बहादुर शाह सक्सीड इन 1707? शाह आलम बहादुर शाह 1707 में किसका उत्तराधिकारी बना था? बिल्कुल, यहाँ पर सम्राट के नाम दिए गए हैं, एम्परर्स के नाम दिए गए हैं, जो कि मुगल डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट वन इज जहांगीर, नेक्स्ट वन इज औरंगजेब, थर्ड वन इज हुमायूं एंड लास्ट वन इज अकबर। So here is the answer, ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। जी हाँ, अगर हम औरंगजेब की बात करें तो अंतिम पावरफुल मुगल किंग्स में उसका नाम आता है। तो अगर हम बात करें मुगल डायनेस्टी की अगर हम पावरफुल किंग्स की बात करते हैं तो उसमें औरंगजेब निकल कर आता है। इसने जो साम्राज्य था, इसका जो टाइम पीरियड था, 1658 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1707 में इसकी मौत हुई। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद अगर हम बात करें शाह आलम बहादुर शाह ने ही दिल्ली की गद्दी संभाली। तो उनके सक्सेसर की बात करें, उनको रिप्लेस किया। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा औरंगजेब। चलिए, बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the national game of America? निम्न में से कौन सा अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट वन इज वॉलीबॉल, नेक्स्ट वन इज बेसबॉल, थर्ड वन इज फुटबॉल, लास्ट वन इज हैंडबॉल। So here is the answer, ऑप्शन नंबर बी, बेसबॉल। बिल्कुल, अगर हम बेसबॉल की बात करें, काफी पॉपुलर गेम है अमेरिका के, काफी बड़ी संख्या में वहां के लोग इस पर्टिकुलर खेल को खेलते हैं। तो जी हाँ, राष्ट्रीय खेल की बात करें अमेरिका, बेसबॉल हो जाएगा आंसर। So here comes the last question of this session. The headquarters of the United Nations Organization is located at? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आप सभी के सामने है। फर्स्ट वन इज जेनेवा, नेक्स्ट वन इज न्यूयॉर्क, थर्ड वन इज रोम, लास्ट वन इज वॉशिंगटन। So here comes the answer, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होना चाहिए, न्यूयॉर्क, बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है, जो कि काफी बड़ी यानी दुनिया के देशों का एक, अगर हम बात करें दुनिया में सभी देशों के बीच एक सामंजस्य बैठाने की एक पहल है संयुक्त राष्ट्र की, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। बिल्कुल, इसी क्वेश्चन के साथ वील एंड अप दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन। कमेंट करके बिल्कुल बताइए कि आपको ये शो कैसा लग रहा है। एंड यस, डू शेयर द वीडियो लिंक सो दैट मैक्सिमम कैंडिडेट्स कैन आल्सो नो द फैक्ट्स रिलेटेड टू द डेट्स। सब्सक्रिप्शन इफ नॉट डन, डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द इजी एक्सेस ऑफ वीडियोस इन द नियर फ्यूचर। फॉर योर इन्फॉर्मेशन #FYI के सेशन के में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, भूलिएगा मत, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच।